क्या आपने कभी सोचा है, बिना शानदार ऑफिस और आकर्षक सुविधाओं के सिर्फ एक छोटी सी टीम और एक मजबूत मिशन के दम पर बिलियन डॉलर का स्टार्टअप कैसे बनाया जा सकता है? आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो सिर्फ सही टीम बनाने और संस्कृति को समझने से आता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। बिल्ड पढ़ रहे हैं, बिल्ड, हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड अ सर्विस, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। और उसमें आज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक्स हमेशा हमको ऐसे लगते हैं जैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमको पता ही है। सिंपल टॉपिक है बिल्ड योर टीम, हाउ टू बिल्ड योर टीम। अब 2016 का टाइम था, टोनी फेडल ने अपनी इस कंपनी को, नेस्ट को छोड़ दिया है। अब वो रिटायर हो चुके हैं उसमें से। कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है? पैलो एल्टो में इनके पास 3 बिल्डिंग हैं और यूरोप में 2 बिल्डिंग हैं। टोटल इनके पास अब 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और इनके पास एक नहीं, ढेर सारे प्रोडक्ट लाइन्स हैं और ढेर सारे अलग अलग कंट्रीज़ में सेल्स पार्टनरशिप है। जैसे आपके वॉलमार्ट है, अमेज़ॉन है, ये सब सेल्स पार्टनर्स हैं। तो ये भी अलग अलग कंट्रीज़ में ढेर सारे सेल्स पार्टनर्स हैं और ढेर सारे मिलियंस, करोड़ों में कस्टमर्स हैं इनके पास। और इस समय हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसमें दीवार पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं कंपनी के वैल्यू के बारे में। और अब हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि ब्लैक टाई हॉलीडे पार्टीज़ होती हैं, मतलब खूब ढेर सारा पैसा खर्च होता है पार्टीज़ में, छुट्टियों में। इतनी ढेर सारी चीज़ें होने के बावजूद प्लस इन्होंने कुछ कुछ दूसरी कंपनीज़ को ख़रीदा भी है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी नेस्ट कंपनी जो इन्होंने बनाई है टोनी ने, एप्पल के बाद, वो अभी भी छोटी सी नेस्ट ही लगती है जैसी शुरुआत में थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं, ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की कंपनी बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता था ये चीज़। आज ही मैंने एक मीटिंग की जिसमें मैंने 4 मंदिरों को कंपेयर किया, अक्षरधाम, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, एक और दूसरा एक मंदिर। अब इन चारों में क्वालिटेटिव डिफरेंस, खाली स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ और ग्रोथ की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्टडी करेंगे तो इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। अक्षरधाम इज़ बाय फार द बेस्ट, ऑल्दो इट इज़ क्वाइट ओल्ड। तो आपको पहले से ही पूछना पड़ेगा कि हम किस रास्ते जाएंगे, हमारी कंपनी किस टाइप की होगी। तो टोनी कहते हैं इसके पीछे एक और एक ही वजह है, और वो है किसी कंपनी का किस टाइप का होगा कंपनी, वो कौन कैसे डिसाइड होता है? बाय इट्स पीपल। टीम तो बाद में बनेगी, अभी हम तीनों टीम नहीं हैं। अभी मैं और बाकी दोनों बच्चे, हम टीम हैं। जैसे अभी गौरी को तो ये भी नहीं पता कि उसका करियर क्या है, चिंता कर रही है। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपके फैमिली में एक काम है, एक छोटा सा बिजनेस कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए। रतन टाटा जॉब करते थे यूएस में, उसको छोड़ करके वापस आए और टाटा ज्वाइन किया। आज वो टाटा के चेयरमैन हैं, और इनको बहुत नीचे से सीखना पड़ा था ऊपर के लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन फिर भी आप चिंता कर रही हैं। टोनी ये कहते हैं किसी भी कंपनी का कैसा बनेगा वो डिसाइड होता है उसके लोगों से, उसकी पीपल से। तो जो नेस्ट कंपनी है, ये टोनी के हिसाब से फ्यूचर में एप्पल से कम नहीं होगी। और उसके अंदर में जो नेस्ट की क्वालिटी है, उसको नेस्टीनेस बोलते हैं। वो क्यों है? 2 वजह से। किस टाइप के लोगों को, ह्यूमंस वी हायर्ड एंड कल्चर वी क्रिएटेड। जिन लोगों को हमने हायर किया और उन लोगों ने जो कल्चर बनाया। तो किसी भी कंपनी का सक्सेस कैसे बनता है? किस टाइप के लोगों को आप हायर करते हैं और किस टाइप का कल्चर वो लोग बनाते हैं। जिन लोगों को हमने हायर किया, उन लोगों ने किस टाइप से सोचा, कैसे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और कैसे उन लोगों ने काम किया। ये सारी की सारी चीज़ें एक एक लेयर हमको खोल करके स्टडी करनी होगी। पता है, हम लोग 1 साल तक एक डेड बॉडी को पढ़ते थे कॉलेज में। एक डेड बॉडी को सबसे पहले 1 महीने में हम लोग हाथ डिसेक्ट करते थे, काटते थे, स्किन के लेयर को निकालते थे, उसमें से एक एक मसल को बहुत ही प्यार से खोल खोल के देखना होता था। अलग अलग मसल्स इतने मेश्ड होते हैं कि पता नहीं चलता कि जो 4-5 मसल्स अलग अलग हम पढ़ रहे हैं नाम, वो सब एक ही है कि अलग अलग, पता नहीं चलता।
तो यहां पर भी ये सब एक ही जैसे लगते हैं। किस टाइप के लोगों को हायर किया, कल्चर उन्होंने बनाया, कैसा उन लोगों ने सोचा, ये लगता है सोचा कल्चर तो एक ही है। उन लोगों ने कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और कैसे साथ में काम किया, ये सब एक जैसे हैं। जैसे मसल्स होते हैं बॉडी में, हड्डियां होती हैं, सब हड्डियां एक जैसे लगती हैं, लेकिन हम लोगों के सामने 10 हड्डियों को डाल दिया जाता था कॉलेज में, बोलते थे पिकअप करिए। इनफैक्ट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, और ऐसे ही 3 पैरों में होती हैं एक साइड में, टोटल 12 हड्डियों में से वो बोलते थे एक उठा लीजिए और बताइए और उसके बारे में बोलना शुरू करिए। और जब फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कैसे पहचाने। बट धीमे धीमे आपको वो हड्डी ऐसे पहचान में आती है जैसे आदमियों की शक्ल पहचान में आती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, किस टाइप के लोगों को हायर किया, कल्चर जो उन्होंने बनाया, कैसा उन्होंने सोचा, कैसे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और कैसे काम किया। तो किसी भी कंपनी का सक्सेस कैसे डिसाइड होता है, टीम से और टीम से। टीम ही सब कुछ है। तो सबसे मुश्किल काम होता है एक टीम बनाना और उस टीम को शेपर्डिंग करना। शेपर्डिंग समझते हैं, चारागाह जो चरवाते हैं तो उनको ले जाते हैं रास्ते पर, देखा नहीं गाय भैंस चर रहे हैं और उनको मार मार के ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक टीम को शेपर्ड किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेपर्ड कहाँ करते हैं, कंपनीज में ढेर सारे आते हैं ट्रांजिशंस, अभी हम उसका अलग चैप्टर है। उन ट्रांजिशंस के दौरान अपनी टीम को शेपर्ड करना, आगे ले जाना, ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे रिवॉर्डिंग काम भी है। जब आप 10 साल या 20 साल में अपनी एक टीम बना लेंगे, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 की, आप ऐसा प्राउड फील करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे वाह मैंने अपना ग्रेट करियर बनाया। मैं चाहता हूँ डिफरेंस देखिएगा, एक स्केल अप में पढ़ने के बाद अब हम बिल्ड में पढ़ रहे हैं। स्केल अप किसी और ने लिखा है, बिल्ड किसी और ने लिखा है। तो ये सबसे मुश्किल होता है और सबसे रिवॉर्डिंग होता है। आप बोलेंगे खाली मैंने अकेला अपना करियर नहीं बनाया, मैंने 10,000 लोगों के करियर को बनाने में हेल्प किया। और नेस्ट कंपनी तो पूरी तरह से शुरू से ही सोची समझी कंपनी थी। स्टीव जॉब्स ने जब कंपनी बनाई थी तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि कंपनी कैसे बनती है, लेकिन टोनी फैडल ने जब बनाया नेस्ट तो एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी में, किसमें, एप्पल में, काफ़ी टाइम से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। तो अब नेस्ट बनाने के टाइम पर कोई प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन क्या चीज़ उन्होंने सबसे पहले बनाया, टीम। ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई फिल्में देखते हैं हम लोग, बैंक लूटने वाली फिल्में, तो देखा है कैसे जाके सेलेक्ट करते हैं कि वो मनी हाइस्ट में किया, ओशन 11-12 में किया। तो वो लिटरली जब आप एक कंपनी बनाते हैं टोनी फेडल जैसी, तो आप लिटरली वैसा करते हैं। शुरू में टोनी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, खाली गिलहरियां थी, स्क्विरल्स थी। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं हम जहाँ रहा करते थे, जहाँ पर हम सब मीटिंग करते थे, काम धाम करते थे, वहाँ पर गिलहरियां थी और वो जहाँ पर भी मीटिंग कर रहे हैं वो आकर के आसपास खेलती रहती थी। मतलब कोई बहुत फ्लैशी बिल्डिंग थी नहीं इनके पास, पैसा इनके पास बहुत था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने एक खास कल्चर डेवलप करने की कोशिश की। और शुरू के दिनों में ऑब्वियसली बारिशें भी होती थी और हमारे पास कोई बहुत अच्छा बिल्डिंग नहीं थी, वो भी प्रॉब्लम थी। और बहुत बार बारिशों से बचने के लिए, पानी इकट्ठा ना हो उसके लिए हम लोगों को बाल्टियाँ रखनी पड़ती थी ताकि बारिश से बच सकें। और बोलते हैं जब भी कोई दरवाज़ा खुलता था तो इतनी ज़ोरों से और इतनी ख़राब आवाज़ आती थी कि पूछिए मत। और एक ऐसा बाथरूम था जिसकी टाइल्स किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करें, सारे के सारे लोग उसी में जाया करते थे बाथरूम में। और जो हमारे पास कुर्सियाँ थी वो भी सब पुरानी पुरानी टूटी फूटी टाइप की कुर्सियाँ, घिसी पिटी। अमीर होने के बाद, नेस्ट कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया जहाँ पर स्टार्टअप की फीलिंग हो, गराज की फीलिंग हो, गरीब की फीलिंग हो। बोलते हैं हमने उस समय हमने ऐसा पैसा नहीं खर्च किया कि कुर्सियाँ हिलने वाली ना हो, सारी की सारी कुर्सियाँ डगमग चलती रहती थी, लेकिन सबके सब काम करते थे। और ये ऐसा क्यों था, क्योंकि हम चाहते थे ऐसा ही हो। ये कॉन्शियस डिसीजन था। जैसे आज हम लोग जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास जेब में 10,000 रुपये है और फिर भी हम 150 या 200 का सामान लेकर आए। जिसका बजट 10,000 है उसके लिए भी 200 का सामान लेकर आए। वो कॉन्शियस चॉइस होती है। ऐसे ही टोनी कहते हैं हमने कॉन्शियस चॉइस किया अपनी कंपनी को, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप करना। बूटस्ट्रैप बहुत फेमस टर्म है बिजनेस की दुनिया में कि आप कैसे पैसे को एकदम पकड़ पकड़ के कंजूसी से खर्च करो। आमतौर पे लोगों के पास नहीं होते हैं इसलिए, बट जब होते हैं और तब भी आप बूटस्ट्रैप कर सको तो काबिले तारीफ चीज़ है वो। कि जो भी इनका कैंपस था
ऐसा नहीं है कि कोई गांव खेड़े में जैसे लखीमपुर में हम रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी सारे टीम मेंबर्स बहुत टैलेंटेड थे और आसपास में बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज थी जो लोगों को बुलाती थी, आ जाओ हमारे साथ काम करो, फ्री में खाना मिलेगा, ढेर सारी सैलरी मिलेगी और खूब लग्जरी मिलेगा। तो वो सब आसपास था लोगों को बुलाने के लिए, ललचाने के लिए। लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको उससे कोई मतलब नहीं था। वो बड़ी बड़ी कंपनीज और वहाँ जाकर के काम करना, लग्जरी आवर्स में और स्लीपिंग पॉड में और फ्री लंच ब्रेकफास्ट वगैरह, उससे उनको मतलब, हाँ, वैसा कुछ नहीं था। सबसे पहले टोनी थे, उसके बाद इन्होंने मैट नाम के एक दोस्त को हायर किया, उसके बाद जिन लोगों को भी हायर किया वो सब के सब एक ही चीज़ से ड्रिवन थे और वो था पर्पस, पर्पस, पर्पस। आप चिंता करती हैं मेरा करियर क्या होगा, गलत चिंता करती हैं। आपको पूछना चाहिए मेरा या मेरे जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ उसका पर्पस क्या है। यहाँ पर सारे के सारे किस चीज़ से ड्रिवन थे? पर्पस से। जब आप एक ग्लैमरस कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर ढेर सारे टॉयज़ हैं खेलने के लिए, पूल्स, टेबल्स हैं, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट में खाना है, वो अच्छी चीज़ है, फन मिलता है आपको, मज़ा मिलता है, लेकिन वो एक तरह से फूलिंग अराउंड है। आप मेन काम के ऊपर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप लग्जरी में हैं और ये शुरुआत के टाइम है। अब बोलते हैं हमारे पास 10 से 15 लोग काम कर रहे थे। 2010 का टाइम चल रहा है और 2016, 6 साल के अंदर में इन्होंने उसको 1000 से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2 बिल्डिंग बन चुकी है उनकी यूरोप में, 3 बिल्डिंग पैलो अल्टो में, और ये रिटायर हो चुके हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के। और बाकी लोग अभी जो दूसरे लोग हैं वो अभी तक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है और मौज मिल रही है, और साथ ही साथ बोर भी हो रहे हैं। टोनी कहते हैं जो हमारे शुरू के ढेर सारे एम्प्लॉयज़ थे वो कहाँ से लेकर आए हम? एप्पल से। क्योंकि एप्पल में थे ना, पहले जान पहचान से आती है। मुझे किसी बिजनेसमैन ने कहा था एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना मतलब लॉटरी लगना है। अगर एक अच्छा एम्प्लॉय आपके साथ काम करना चाहता है तो ये आपका जैकपॉट है। अब मैं किसी से भी मिलता हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स को छोटा से छोटा कॉन्टैक्ट भी हो, आई ट्राई टू ट्रीट दैट पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, टोनी फेडल के ज़्यादातर शुरुआत के एम्प्लॉय कहाँ से आए? एप्पल से आए। एप्पल छोड़ करके इसके साथ स्टार्टअप में काम करने आए। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको ये जनरल मैजिक से जानते थे जब शुरू में काम करते थे। और एक बंदा था जो इनका कॉलेज का फ्रेंड था, और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था मार्केटिंग के लिए वो हमारे फ्रेंड का फ्रेंड था फिलिप्स में। स्टीव जॉब्स कहा करते थे ये चीज़ कि जब भी तुम्हें एक टीम बनानी है, एक खराब कंपनी क्या करती है? स्टीव जॉब्स कहते थे एक खराब कंपनी में, हाँ, बी पीपल हायर सी पीपल। क्योंकि वो खुद इनसिक्योर होते हैं तो जब किसी को इंटरव्यू लेते हैं तो अपने से खराब लोगों को हायर करते हैं, इसलिए उनकी कंपनी खराब होती है। ए पीपल हायर ए प्लस पीपल। तो आप भी सोच के चलिए कि मैं किस बंदे के साथ इंटरव्यू देता हूँ। और मार्क जकरबर्ग क्या बोलते हैं? मैं उस बंदे को हायर करता हूँ जिसका इंटरव्यू लेने के बाद मुझे लगता है मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूँ। आपका करियर का सवाल ही खत्म हो जाएगा। मैंने तो जब बड़ी मम्मी से बात की मुझे लगा यार ये तो जीनियस लड़की है, इसके लिए तो मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। शादी कर ली, लाइफ टाइम नौकरी, उनका नौकर बन गया, जोरू का गुलाम बन गया। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। टोनी फेडल कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ 90% 100% जो लोग हमारे यहाँ काम करने आए थे उनके पास टन्स ऑफ सक्सेस था पहले से। स्ट्रगलिंग लोगों को नहीं लिया था उन्होंने। लेकिन हम सब के सब मिशन ओरिएंटेड थे। हम सब पैसे के लिए या लग्जरी के लिए वहाँ नहीं आए थे। हम उसी टूटी फूटी चेयर पर बैठकर एक ग्रेट प्रोडक्ट, एक ग्रेट कंपनी बनाने आए थे। फर्नीचर है, डेकोरेशन है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें टाइम लगता है और पैसा लगता है। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में ये सब चीज़ आना, आप फर्नीचर वैसे तो खरीद लीजिए लेकिन एक कंपनी को अफोर्ड कर पाना उसमें टाइम लगता है। और टाइम लगने का एक और मतलब है, अब कभी कहीं घूमने जाइए ना, तो जैसे मैं देखता हूँ वैसे आप भी देखिए। मैं दोनों मंदिरों में गया, इस्कॉन के मंदिर में और प्रेम मंदिर में गया, और इसके बाद मेरे पास एक और मंदिर का एक्सपीरियंस है, अक्षरधाम का। तो मैं इंट्रिकसीज को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, डिटेल्स को। तो जब आप किसी भी काम में दिमाग लगाते हैं, आप जब सोफा खरीदने जा रहे हैं कि तो ब्लू सोफा रखें कि ब्राउन रखें, ये सिस्टम 2 यूज करना पड़ता है, इसलिए भी टाइम लगता है। तो जब आप चूज करते हैं तो रैंडमली चूज करते हैं या कुछ सोच समझ के? आप समझ रहे? टाइम आपको जाना होता है, एक शोरूम में बैठना होता है। अरे उस दिन मुझे बड़ा मजा आया, मैं गया जब ये शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए,
मैंने कपड़े खरीद लिए और बीच बीच में वो भी मुझे दिखा रहा था, सर आप ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, बट मैं वो सब जो वो दिखा रहा था वो मैं नहीं पसंद कर रहा था। उसने मेरे सामने ढेर सारे ऑप्शंस रखे, फिर उसमें से मैंने टोटल 10 पीस खरीदे, उसमें से 2 तो सफ़ेद थे, एक ये था। और फिर मुझे लगने लगा कि यार ये मुझे पसंद क्यों है, आखिर ये वाला कलर क्यों पसंद है, वो जो दूसरा वो दिखा रहा है वो क्यों नहीं पसंद है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। फिर मुझे लगा अरे यार हम लोग तो डीप नॉलेज का एक ब्रांड बना सकते हैं ऐसे, जिसमें मेरी पसंद है। आपको जो भी मैं चेक वाला शर्ट पहनता हूँ वो श्रीश को भी पसंद है, पापा जी को भी पसंद है। अरे वो तो छोड़िए, चंदन में 4-5 लोगों ने पहनना शुरू कर दिया वही चेक वाला शर्ट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती हैं। तो जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, अगर आप टाइम देंगे तो आप उसको खोज सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए भी टाइम, अगर आप ये कहते हैं ना मुझे करियर नहीं मिल रहा, तो करियर नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर करियर। चीज़ों को दिमाग दीजिए, टाइम दीजिए, किताब को टाइम दीजिए। इस पूरे ट्रिप में जाते समय मैंने बुक पढ़ी, आते समय मैंने बुक पढ़ी, शाम को अंधेरा हो गया। तो गेस करो शाम को मैंने क्या किया? मैंने टाइम दिया। मैंने अपने फ़ोन में ग्रुप बनाए, ज़िनोगी पूना, ज़िनोगी पटना, ज़िनोगी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग सिटीज़ हैं, ज़िनोगी कनाडा, कनाडा में अलग अलग सिटीज़ हैं। तो किस सिटीज़ में कितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो लिखा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उठाया, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और जहाँ ज़्यादातर लोग मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर मैं पहले ट्रिप करूँगा। प्लस पुणे में 3-4 लोगों से मैंने बात कर ली। पुणे में हमारे पास 2-3 लोकेशन फिक्स हो चुकी हैं। बॉम्बे का अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन पुणे का हो गया। तो इन सभी चीज़ों में क्या लगता है? पैसा तो लगता ही है, बट टाइम लगता है। और ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड काम है, बट दिस टेक्स काम, कन्वीनियंट, टाइम। तो जब आप अपना ऑफिस बनाएंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे और उसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? पैसा, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लगता है। आप कल को डिसाइड करते हैं मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो क्या आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं कि मैं यहाँ पर कौन सा फ्रूट्स खिलाऊंगा, किस टाइप की कोल्ड ड्रिंक दूंगा, किस टाइप की चीज़ रहेगी? छोटी छोटी चीज़ों में भी टाइम खर्च होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत का टाइम था ये। बोलते हम इन सब बकवास चीज़ों को हम कर सकते थे कि हमारा ऑफिस कैसा होगा, काउच कैसा होगा, खाना कैसा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्या नहीं थी? हमारे बिजनेस के लिए, कोर बिजनेस के लिए क्रिटिकल नहीं थी। इसलिए भी मैं आपके ऊपर बहुत बार ताने मारता हूँ, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को टाइम देते हो, जैसे मुझे किस टाइप का कपड़ा पहनना है शादी में, तो इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट फॉर द कोर थिंग। आज आपने पूछा, उस बच्ची से पूछा, उसकी शादी पक्की हो गई, आपने पूछा क्या तुम्हारी मर्जी से शादी हुई? तो उसने कहा नहीं, फोर्स्ड शादी हुई। तो फोर्स्ड शादी क्यों हुई? बिकॉज उसके पास अपने करियर के लिए टाइम नहीं था। आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, अगर एक फोकस्ड बंदा है तो वो अपने टाइम को वहां डाल देता है, डालता रहता है। रिम्पी की मम्मी जॉब नहीं करी, बीएड थी वो, लेकिन रिम्पी की मौसी जो कि मम्मी से 20 साल और बूढ़ी है, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, 20-25 साल बूढ़ी है, उन्होंने अपने आप को शादी के बाद पढ़ाया, जॉब की, प्रिंसिपल बनी और फिर रिटायर हुई। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके हस्बैंड ने जॉब नहीं की, बट उन्होंने किया। तो यू ग्रो, यू हैव टू आस्क व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मोस्ट क्रिटिकल फॉर आवर बिजनेस, मोस्ट क्रिटिकल फॉर आवर ग्रोथ, ये आपको पूछना होगा। और ये सब बोलते हैं टोनी फेडल हम इसलिए कर रहे थे बिकॉज हम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते थे ये जो हमारी टीम है ना, जो हम काम कर सकते हैं, वो सुपर टीम है। फालतू में हम लोग पैसा नहीं खर्च करते, बिकॉज इन्वेस्टर्स जब पैसा देते हैं तो वो एकदम एक एक रुपये वो बचा बचा के उन्होंने रखा होता है। इन्वेस्टर्स का पैसा आसानी से नहीं आता, तो उनको हम दिखाना चाहते थे कि हम वर्ल्ड क्लास टीम है। बोलते जब भी हमारे यहाँ कोई स्क्विरल दिखाई दे रहा है या कहीं से कोई लीकेज दिखाई दे रही है और हम लोग काम कर रहे थे प्रोडक्ट पे, तो हम ये दिखा रहे थे अपने इन्वेस्टर्स को कि हम लोग वो नहीं है लैविश कंपनीज जो पैसे लेकर के बर्बाद कर देता है और कुछ क्रिएट नहीं करता। हमारा पूरा टाइम कहाँ जा रहा था? वी वर ट्राइंग टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट। तो टोनी फेडल को तो मिल गए, बोलते हैं मुझे सारे के सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो एक और एक मिशन से जुड़े थे। तो यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन, आप मिशन ड्रिवन है या फियर ड्रिवन है? टीम बनती है मिशन से। लेकिन टोनी फेडल कहते हैं शुरू से ही हमारी पूरी टीम उस विजन पर काम कर रही थी
जैसे गराज में कोई काम करता है और विजन को प्रूव करने की कोशिश करता है, हम शुरू से ही वही चीज़ हम लोग भी कर रहे थे और हमारे जितने लोग आ रहे थे नए नए लोग, उनको भी लग रहा था कि यार ये लोग तो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग। ये बोलते शुरू से हमने इस तरह से काम किया कि बाकी लोग भी हमको देख देख करके वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करें, जैसे आप लोग भी करते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, मैं एडिटिंग करता हूँ तो आप भी एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हार्ड ड्राइविंग मिशन ड्रिवन। तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि डीप नॉलेज का मिशन क्या है और उसको मैं कैसे ड्राइव करूं। बोलते हैं हम लोग बना रहे थे परफेक्ट प्रोडक्ट, खूबसूरत प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट अपने आप में अगर बना भी लेते, लेकिन अगर हमारा टीम वैसा नहीं होता, परफेक्ट टीम को भी सही तरीके से डेवलप करना होगा। टीम भी ऐसे ही होता है जैसे आप खाना बनाते हैं। आपने अगर फ्लूक में अच्छी सब्जी बना ली लेकिन आपको उसका रेसिपी नहीं पता तो फिर दोबारा नहीं बनेगी। आपने एक प्रोडक्ट बना लिया 2-4 लोगों से पूछकर फ्लूक में, तो आपकी कंपनी नहीं बन जाएगी। इसलिए उस टीम को सही तरीके से ग्रो करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाना था उतना इंपॉर्टेंट क्या था, उस टीम को भी उसी तरीके से डेवलप करना, गराज से ही शुरू करना था। बोलते हैं हमने एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया। ये पहली बार मैं भी बनाने वाला हूं। उसको बोलते हैं ऑर्ग स्ट्रक्चर। जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो सबसे ऊपर होता है सीईओ, उसके नीचे कौन होता है? डायरेक्टर्स होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं? उनका क्या रोल होता है? क्या वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही है? क्योंकि हर एक बंदा, हर एक लेयर पे कॉस्ट है ना। तो बोलते हैं हमने शुरू में जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी उसमें से थोड़ा बहुत लिया और उसके बाद बाकी सब हमने खुद ही अपना स्क्रैच से बनाया। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर इतना फोकस क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो एक के बाद एक सुपरहिट प्रोडक्ट्स बनाती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक प्रोडक्ट बनाया, पैसे कमाए, उसके बाद खत्म। लेकिन नेस्ट को ये एप्पल की तरह बनाना चाहते थे, एक ऐसी टीम जो एक के बाद एक अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बना सके। तो अब सवाल उठता है कि कैसे लोगों को हायर करें, कैसे हायर करें, किस टाइप के लोगों को हायर करें और कैसे लोगों को हायर करें। तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, वो टिप्स को हम लोग कल बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तब भी अपनी करियर में ऊपर उठना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली मुझे एक बच्ची मिली जिसका जॉब रोल था ब्रांच हेड, बट ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया बिकॉज उसके पास नॉलेज की कमी थी। वही नॉलेज आपके लिए यूज़फुल हो सकती है अपनी ही कंपनी में ग्रो करने के लिए। और अगर आप अपना स्टार्टअप चालू करते हैं तो इससे इम्पॉर्टेंट कोई सीरीज़ अभी तक बनी ही नहीं है, तो इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।